Hello friends. So today we are going to start about how to understand the anatomy through homeopathic approach. ये क्या होम्योपैथिक अप्रोच क्या है एक्चुअली में? ऐसे ना है कि थोड़ी कुछ भी अलग है. इट इज़ एक्चुअली एज वी लर्न इन आवर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एकेडमिकली मोस्टली पास होने के लिए हमने पास होने के लिए एनाटॉमी पढ़ दिया और बाद में हमें कुछ याद नहीं आता है. और कुछ याद भी आता है तो हम ज़्यादा उसको सोचते नहीं कि उसको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे यूज़ करना है. या तो बहुत सारे होम्योपैथ के माइंड में होता है कि वी नॉट नेसेसरीली टू नो द एनाटॉमी ऑफ, बिकॉज हमें तो बिहेवियर ही देखना है, उसका मेंटल मेकअप देखना है या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, तो अंदर के बारे में क्या जानना है. बट इट इज़ रॉन्ग. So, as we know, Master Hahnemann commonly use the one word, and we also using nowadays, that is vital force. और हम किसी को पूछेंगे कि व्हाट वाइटल फोर्स इज, तो हम वाइटल फोर्स को अगेन कुछ भी मेटाफोरिकली बोल देते हैं, अनसाइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं. वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है और उस वजह से ही होम्योपैथिक कम्युनिटी थोड़ी पीछे हो रही है. बिकॉज एज वाइटल फोर्स वी एक्सप्लेन इट इज़ लाइक आत्मा. कोई बोलता है कि सम एनर्जी है, कोई बोलता है इट इज़ अ स्पिरिट और इट इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग. So many metaphorical terminologies used by homeopath. कुछ लोग अलग भी समझते होंगे, आई डोंट नो. बट जो मैंने अंडरस्टूड किया है वाइटल फोर्स के बारे में, और वाई मास्टर हनीमन यूज दैट वर्ड, इन व्हाट कंटेक्स्ट ही यूज दिस वर्ड. So the main important context that Master Hahnemann used for vital force, that vital force is a dynamic immaterial thing that animates the body, that governs the body. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है. और एक वर्ड भी यूज़ किया है हनीमन ने, इट इज़ ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, स्पिरिट लाइक. तो हमने उसको स्पिरिट लाइक यानी आत्मा के जैसा ले ही लिया, बट ये ऐसा है नहीं. मास्टर हनीमन भी कंफ्यूज थे कि मैं क्या यूज़ करूँ इसके, इस एनर्जी के लिए, इस एनिमेटिंग फोर्स के लिए क्या यूज़ करूँ. सो समटाइम्स ही यूज़ द वर्ड वाइटल प्रिंसिपल, समटाइम्स ही यूज़ द वर्ड वाइटल फोर्स. और आज होम्योपैथिक कम्युनिटी में भी और आउटसाइड द होम्योपैथिक कम्युनिटी ये हंसने की चीज़ हो चुकी है कि होम्योपैथ आत्मा वगैरह में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं. तो करना अपना अपना बिलीफ है, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है. बट व्हेन वी यूज़ अ ग्रेविटेशन फोर्स वर्ड, तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि यह अनसाइंटिफिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दिखता नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, वो सब चीज़ों को एनिमेट कर रहा है ना. जैसे कि मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. ये सब चीज़ें जो है ये किसी फोर्स के थ्रू ही तो हो रही है ना. So in our body, in our system, there is some force is there, or some principle is there. So what is that principle? At that time or Hahnemann's time, there is no microscope. या हमने पहले भी देखा है कि माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं, तो बैक्टीरिया वायरस इसको भी हमें स्पिरिट लाइक थिंग बोलना पड़ता था. या तो हम बोलते थे कि बुरी एनर्जी है, बैड एनर्जी है, काला जादू है, या एविल एनर्जीज है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते थे ना. बट इट इज़ नॉट एविल एनर्जी, दैट इज बैक्टीरिया वायरसेस एंड ऑल्सो मेनी माइक्रोस एनिमेलिक्यूल्स that attacks on the human organism, not only on the human organism, whoever may be present on this earth. एक दूसरे को हम खा के ही तो जी रहे हैं ना. सो नेचुरली तो हमारी बॉडी को गवर्न कर, हमारी ही नहीं, ऑल एनिमल स्पीसीज में हर एक का एक वाइटल फोर्स है, एक वाइटल प्रिंसिपल है. वो वाइटल प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली में, जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसा एक्सप्लेन करते हैं, हमें वो समझना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है. बॉडी तो बनती है एटम से, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी तो एटम से ही बनते हैं. इतना माइक्रो अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस आर देयर, हम उसको एटॉमिक लेवल तक ही तो लेके जाते हैं ना. और
जितना हम नैनो पार्टिकल, नैनो क्वांटम लेवल तक जाएंगे पीछे पीछे, तो बॉडी इज लाइक एटम। लेकिन उसके आगे जो है वो कुछ एटम से बन के ही तो कुछ चीज़ें बन जाती है ना। धीरे धीरे कुछ एटम मिलते हैं तो कुछ और बड़ा बनता है, तो उसके बाद और कुछ बड़ा बनता है। तो ये जो चीज़ थी कि क्या था वो वाइटल फोर्स, तो मास्टर हनीमन के अंडरस्टैंडिंग से व्हाट ही अंडरस्टूड अबाउट द एनिमेटिंग फोर्स, दैट इज द डीएनए, ही कंप्लीटली अवेयर अबाउट दैट कि कोई तो चीज़ है। आज का जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है, उनको पता चल चुका है कि हमें बॉडी में गवर्न करने वाली चीज़ क्या है, तो डीएनए है। और डीएनए में पूरा इंफॉर्मेशन एनकोडेड होता है, जैसे कि कंप्यूटर में उसके ब्रेन में पूरा इंफॉर्मेशन कोड किया होता है, वैसे हमारे डीएनए में हर चीज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। हम देखते हैं कि ह्यूमन जीन्स का, ह्यूमन क्रोमोसोम जो है, हमें पता है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 XX या 46 XY। तो ये ह्यूमन बोल सकते हैं हम उसको। तो जितने जितने स्पीसीज, उन हर एक का एक अलग कोड है ना। तो ह्यूमन बॉडी का भी एक कोड होगा डीएनए, और ये डीएनए ही तो है। हम ये भी माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में देखते हैं कि कोई पर्सन अगर बीमार होता है तो नेचुरली पहले उसका वाइट डीएनए ही अफेक्ट होता है, लेकिन डीएनए के पहले एटम भी अफेक्ट होते होंगे, बट वी डोंट नो अप टिल नाउ। बट डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए में कुछ अगेन रिपेयरिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, एंड वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होने के बाद डीएनए रिपेयर हो जाता है। सिंपल थिंग है। अगर वो रिपेयर हो गया तो ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं कि हाँ, ये पर्सन ठीक हो गया। लेकिन प्रोलॉन्ग चेंजेस हो रहे तो वो क्रॉनिक हो जाते हैं, या तो कुछ म्यूटेशन हो गए तो हम उसको बोलते हैं कि ये पर्सन में कोई कैंसरोजेनिक या कुछ नई सेल आ गई। ये सब अलग अलग हम बाद में पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। लेकिन आज सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक फिगर भी बताऊंगा कि एक्चुअली में डीएनए क्या होता है कि, और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट होम्योपैथ को किस तरह से आना चाहिए। सो वेरी सिंपल। अब मेरे सामने एक फिगर है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इट स्टार्ट्स विद द एटम, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये है एटम्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम से बन के बहुत सारे एटम्स है। अब हम उसकी डिटेल केमिस्ट्री में बाद में जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट आप इतना जान लीजिए कि इनिशियली वी आर लाइक दिस, है ना। हम एटम के जैसे हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ऐसे ही होते हैं। तो एटम, कुछ एटम बन मिलके ही डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो एक्चुअल अपने सेल में प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियस में। तो सेल जो बनती है तो कुछ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्गी एपरेटस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड्स है, ये सब सारे और कुछ एटम्स होते हैं। ये सबसे बन के एक सेल बनती है, और कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स बन के ही एक टिश्यू फॉर्म होती है, और वो कुछ टिश्यू फॉर्म होके मिलके एक ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनती है। और जब एक सिस्टम के बाद मेनी ऑफ द सिस्टम्स कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टिवली वर्क करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड कलेक्टिवली। इफ ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग कलेक्टिवली, then this human organism is get evolved and it functions very normally and physiologically। ये सब एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये यूनिफॉर्मली होता है। इसीलिए जो वाइटल फोर्स का साइंटिफिक कनेक्शन इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम वन बाय वन सिस्टम को एक डिटेल तरीके से समझेंगे कि हाँ, इसको कैसे समझना है। और ये जो है एम्ब्रियोलॉजिकली हम देखेंगे, और मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होता है। कि इनिशियली जब एक स्पर्म और एक ओवम यूनाइट होते हैं तो इनिशियली वी आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही तो सेल होती है ना, वो उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं हम। और वो 130 माइक्रोन के आसपास हो जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल होती है और बाकी साइटोप्लाज्म होता है।
बाद में वो जो 46 XX और XY क्रोमोसोम जो भी वो स्पर्म के थ्रू X या Y आया है, अकॉर्डिंगली वो सेक्स डिटरमाइन होता है। लेकिन वो एक सेल में ही 3 जर्म लेयर डेवलप हो जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। नॉट ओनली द इंटरनल सेल मास बट एक्सटर्नल एंड आउटर सेल मास इज डेवलप्ड थ्रू दिस ओनली। और जो एक्सटर्नल सेल मास है वो प्लासेंटल मेम्ब्रेन एंड ऑल द एमनियोटिक सैक वगैरह उससे बनता है। और इंटरनल जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? इसी वन यूनिसेलर जाइगोट से बनते हैं ना, क्योंकि यूनिसेलर जाइगोट जब उसके अंदर पहले 2 स्टेज, 4 स्टेज, 16 स्टेज मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, और थ्रू उसके 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। और 3 जर्म लेयर से ही आगे के बहुत सारे अपने सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे nerve system, skin, so many, all bodies evolve through these 3 germ layers only. तो एम्ब्रियोलॉजिकली हम देखेंगे तो वहाँ भी एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है कि वो डीएनए ही है, उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन प्री डिसाइडेड है। वो डीएनए होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी डिसाइड है कि आप आगे जाके मेल होने वाले हो या आप आगे जाके फीमेल होने वाले हो। आपके हेयर्स का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, आपके स्किन का लुक कैसे, आप फेयर होंगे या डार्क होंगे, आपकी हाइट कैसी होगी, आप इंटेलेक्चुअली कैसे होंगे, आप मेंटली कैसे होंगे, इमोशनली कैसे होंगे, आपका फूड हैबिट कैसे रहेगा। ये सब जो होता है ऑलरेडी प्री डिसाइड। और जो ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारे एंसेस्टर्स के जेनेटिक मटेरियल जो भी हमें आते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगेन माइजम का भी थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको मैं बता दूंगा। अब ये जो हमारी मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लैक्स ऑफ जनरेशन से, जब से हम है ही अर्थ पे, नो वन कैन डाई। मैं आगे बोलूँगा इसके बारे में भी। तो ये क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी जैसे बेटर सिलेक्शन के थ्रू, जैसे कि पहले वाली जनरेशन से आगे वाली अच्छी जनरेशन आती है, तो वो जनरेशन के थ्रू कुछ जेनेटिक मेमोरी पास हो रही ना जनरेशन टू जनरेशन, तो उसको इपिजेनेटिक थ्योरी बोलते हैं। अगर जेनेटिक्स बोलते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ दिखता है ना, ये जीन्स मॉडिफाई हो गया, ये जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, लेकिन जीन्स कम है या जीन्स है। लेकिन इपिजेनेटिक थ्योरी में क्या होता है कि आपके जीन्स खाली इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बहुत सारे सिंगर्स है, तो जो आने वाले जनरेशन है वो सिंगिंग में बेटर करेगी एज कम्पेयर टू अदर्स। या आपके फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिस्टम वो अकॉर्डिंगली फेवर करती है वो चीज़ को। तो ये चीज़ें अगर हो जाती है, या तो हम देखते हैं कि आपके फैमिली में कोई फूड की एलर्जी होगी, फूड इंटॉलरेंस होगा, तो आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में भी वही दिख जाता है बहुत सारे केसेस में। तो हम बोलते हैं ना, हाँ ये पापा जैसा है, मम्मी जैसा है, दादा जैसा है, नाना है, चाचा है, ये हम बोलते हैं ना, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो गई विदाउट मॉडिफाइंग द जीन्स। तो उसके साथ जो भी आपके एंसेस्टर्स किसी डिजीजेस से सफ़र हो गए थे, तो उसकी भी मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है, तो उसको ही हम इपिजेनेटिक माइजम कहते हैं। और लैटेंट स्टेज ऑफ सोरा भी बोलते हैं ना, लैटेंट सोरा या जो भी साइकोसिस है, लैटेंट हिडन माइजम जो बोलते हैं, तो वही होते हैं एक्चुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द एनाटॉमिकल अप्रोच, दैट इज ए इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट एनाटॉमी। सो हम वन बाय वन उसके आगे के सेशंस देखेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी। आपके फर्स्ट ईयर्स के और जो भी होम्योपैथ है वो फॉलो करना चाहते हैं जेन्युइन प्रैक्टिकल होम्योपैथी को, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपको अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कशंस करूं, तो वो डिस्कशंस भी हम उसका लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, या और इसी सेशंस में कुछ और डिटेल मुझे आपको बोलना, इफ़ यू वांट डिटेल एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स टू डिफरेंट मैनर, सो वो भी मुझे बताइए। विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू।